हेलो एवरीबॉडी, यू ऑल आर अगेन वेलकम टू माय चैनल साइंस दुनिया। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट स्टार्ट कर दी थी और मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के अंदर हमारा सबसे पहला चैप्टर जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड क्लास 12th का हम वो पढ़ रहे थे। लास्ट के 2 वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया था कि चार्ज क्या होता है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, हमने ये डिस्कस करी थी और हमने एक टर्म भी पढ़ी थी जिसका नाम था फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और मैंने आपको कहा था कि अब जो अगला वीडियो आएगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वो बेस्ड करता है कौन से लॉ पे, कूलम्स लॉ पे। वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर था हमारा 10th क्लास में। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लॉ था ओम्स लॉ। जैसे ओम्स लॉ के अंदर ओम्स लॉ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लॉ था, उसका फॉर्मूला हमने पूरे चैप्टर में देखा और वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ कहलाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का 10th क्लास के अंदर। वैसे ही याद कीजिए, जैसे ओम्स लॉ था वैसे ही ये सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है इस पूरी यूनिट का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का। आप ये मान लीजिए कि अगर आपने ये लॉ बहुत अच्छे से समझ लिया, इसका फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ लिया और लर्न कर लिया और आपको समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला क्या है, तो आपके लिए आगे के जो डेरिवेशंस है वो काफी इजी हो जाएंगे क्योंकि ये फॉर्मूला आगे आने वाली डेरिवेशंस में काफी यूज होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरुआत करते हैं आज का हमारा टॉपिक जिसका नाम है कूलम्स लॉ। चलिए आपको दिखाती हूं, मैंने बोर्ड पे हेडिंग लिख रखी है, हेडिंग है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, हमने सबसे पहले आपको बताया था, जैसे मैंने आपको वीडियो में चार्ज की डेफिनेशन, चार्ज इज डिनोटेड बाय स्मॉल क्यू, एसआई यूनिट होती है कूलम। ठीक है, तो चार्ज के ही ऊपर हम क्या पढ़ रहे हैं, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अच्छा, मैं आपको एक नोट करने वाला पॉइंट बताती हूं। कूलम्स लॉ कहता है, कूलम्स लॉ अप्लाई तो होगा पर किस पे अप्लाई होगा, आप आपकी यूनिट के नाम पे जाइए। हमारी यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक मतलब रेस्ट, इलेक्ट्रो मतलब चार्जेस, मतलब इस पूरी यूनिट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, चार्जेस जो किस में है, रेस्ट में है। तो डेफिनेटली कूलम्स लॉ अप्लाई होता है, पर किस पे अप्लाई होता है कूलम्स लॉ, हम यहां पर वो चार्जेस लेंगे जो किस में होते हैं, रेस्ट में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कूलम्स लॉ की। सबसे पहला पॉइंट जो मैंने कूलम्स लॉ में दे रखा है वो ये है, इट वाज गिवन बाय चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम। ये लॉ किसने दिया था, चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम ने। कूलम इसका नेम था, सरनेम था, उसी पे ये लॉ है जिसका नाम है कूलम्स लॉ। साइंटिस्ट है हमारा चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम। अब इस लॉ को पढ़ने के लिए इसने क्या चार्जेस लिए, 2 चार्जेस लिए। ठीक है, आपको दिख रहा होगा मैंने 2 चार्जेस ले लिए यहाँ पे, Q1 चार्ज और Q2 चार्ज। साथ साथ उसने बोला कि ये 2 चार्जेस तो आपको लेने हैं और ये दोनों चार्जेस क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब ये दोनों चार्जेस हमारे किस में होने चाहिए, रेस्ट में होने चाहिए। ठीक है, और साथ साथ ये दोनों ही चार्जेस कैसे चार्जेस है, पॉइंट चार्जेस। तो मैंने 2 छोटे पॉइंट चार्ज लिए और दोनों ही क्या है, स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब क्या है, एक ही पोजीशन पे रुके हुए हैं और ये दोनों ही चार्जेस किसमें है, हमारे रेस्ट में। तो सेकंड पॉइंट कहता है, टेक 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज स्मॉल r। मतलब कोई से भी 2 चार्जेस ले लिए मैंने, 2 पॉइंट चार्जेस लेने हैं। एक पॉइंट चार्जेस Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज मैंने यहाँ पे क्या माना, Q2, और ये दोनों ही चार्जेस किस में है, रेस्ट में है और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, r है। मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, छोटी सी टर्म, हम टर्म पढ़ेंगे वैसे भी आगे जाकर, पर फिर भी मैं आपको एक टर्म यहाँ पे बता ही देती हूँ। टर्म का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। याद करिए मैग्नेट को, जैसे मैग्नेट के चारों ओर के फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड बोलते थे, वैसे ही चार्ज के चारों ओर के फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। बस मैं आपको ये रिमाइंड करा रही हूं कि चार्ज के चारों ओर का फील्ड कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कूलम्स लॉ पढ़ने के लिए मैंने यहाँ पे 2 चार्जेस लिए और जो ये दोनों चार्जेस है वो स्टेशनरी है। स्टेशनरी का मतलब रेस्ट में है और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना ले लिया मैंने, r डिस्टेंस लिया। ठीक है, और पॉइंट चार्जेस है ये, तो ये दोनों चार्जेस ले लिए। तो कूलम्स लॉ कहता है जब भी आप 2 चार्जेस लेंगे एट ए डिस्टेंस ऑफ, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, r है, तो ये दोनों चार्जेस या तो एक दूसरे पे फोर्स अट्रैक्शन वाला लगाएंगे या रिपल्शन वाला लगाएंगे। अब इसका मतलब क्या है, जब भी मान लीजिए 2 चार्जेस है, एक Q1 दूसरा Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r, ये दोनों चार्जेस रेस्ट में है। ठीक है, और दोनों ही पॉइंट चार्जेस हैं, तो ये एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। उस फोर्स को बोलते हैं, मार्क कर लीजिए, ये
उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैंने अपने वीडियोस में आपको बताया था, जब मैंने आपको डिफरेंस बताया था चार्ज और मास का, कि चार्ज जो फोर्स लगाता है उस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे दो मासेस के बीच में कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वैसे ही दो चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, अब दो चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फोर्स दो टाइप का लग सकता है। फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो दो चार्जेस के बीच में लगता है। ठीक है, अब फोर्स दो टाइप का होगा, या तो वो फोर्स होगा अट्रैक्शन वाला, या फोर्स होगा वो रिपल्शन वाला। मतलब अब मान लीजिए एक चार्ज पॉजिटिव, दूसरा चार्ज नेगेटिव, तो अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स तो लगाएंगे। विच फोर्स, यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सा होगा, अट्रैक्शन वाला, बिकॉज चार्जेस क्या है, ऑपोजिट है। अब मान लीजिए जो मैंने Q1 Q2 लिया था, ये दोनों ही मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये दोनों पॉजिटिव होंगे तो दोनों पे फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्शन वाला, एक दूसरे को धक्का देंगे, फोर्स तो लगाएंगे, पर वो फोर्स कैसा होगा, रिपल्शन वाला। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं दो चार्जेस ले रही हूं Q1 एंड Q2 एट अ डिस्टेंस ऑफ r, तो वो एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ क्या लगाएंगे, रिपल्शन लगाएंगे। उस फोर्स की वैल्यू किसने दी थी, कूलम्स लॉ ने। तो कूलम्स लॉ के अंदर हम निकालते क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं बिटवीन टू चार्जेस। हम चार्ज के बीच का कौन सा फोर्स निकालते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो किसके द्वारा निकाल रहे हैं हम, कूलम्स लॉ के द्वारा। अब वो फोर्स अट्रैक्शन वाला भी हो सकता है और रिपल्शन वाला भी हो सकता है। तो थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज करते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ दिया था चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम ने। उसने कहा था कि दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस लिए, पॉइंट चार्जेस लेने, बिल्कुल पॉइंट चार्ज होना चाहिए छोटा सा, और साथ साथ क्या होना चाहिए, वो स्टेशनरी मतलब किस में होना चाहिए, रेस्ट में। जब भी दो चार्जेस, स्टेशनरी चार्जेस हम लेंगे और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने कितना ले लिया, r ले लिया, तो वो एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, और उस फोर्स का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसने दिया था, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कौन से लॉ ने दी थी, कूलम्स लॉ ने। अच्छा, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो चार्जेस लगाते हैं, अब शुरू हो रहा है आपका कूलम्स लॉ। देखिए क्या कहता है कूलम्स लॉ, दिस लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, चाहे वो अट्रैक्शन वाला हो चाहे वो रिपल्शन वाला हो, अब वो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। कहने का मतलब है इनके बीच में जो भी फोर्स लग रहा है, चाहे वो अट्रैक्शन वाला हो चाहे वो रिपल्शन वाला हो, मैं अब इनको कंबाइंड नाम दे रही हूं। अब मैं बार बार अट्रैक्शन रिपल्शन नहीं बोलूंगी, मैं अब सीधा नाम दूंगी जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब मैं बोलूंगी कि चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कूलम्स लॉ कहता है कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के, प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के। प्रोडक्ट मतलब आप इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड का मतलब होता है आपको साइन नहीं लेना। साइन मतलब एक चार्ज मान लीजिए पॉजिटिव है, दूसरा चार्ज नेगेटिव है, तो ये नहीं कि पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई, नहीं, आपको सिर्फ चार्ज की वैल्यू लेनी है, मतलब चार्ज का क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है। मान लीजिए एक +5 कूलम है और एक +6 कूलम है, तो सिर्फ आपको 5 × 6 करना है, मतलब आपको दोनों चार्जेस की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। और कूलम्स लॉ कहता है कि जो फोर्स इनके बीच में लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे के साथ, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतना ज्यादा क्या लगेगा, फोर्स। कहने का मतलब है जितना ज्यादा चार्ज की वैल्यू और मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा उतना तेजी से वो एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, फोर्स, क्योंकि मैग्नीट्यूड के बेटा ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली मतलब सामने वाला बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। चलिए सेकंड पॉइंट पे आते हैं।
अब दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और सेकंड पॉइंट कहता है यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली मतलब ऊपर नीचे, और एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, कम। अब किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। हमने दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना माना था, r माना था, तो उसी का स्क्वायर कर लिया हमने, और उसी स्क्वायर, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन सा फोर्स है, यही फोर्स जो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के तो क्या था, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्टेंस के क्या है, डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, मतलब जितना दूर होंगे चार्जेस, मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा दो चार्जेस के बीच का, फोर्स उतना क्या लगेगा, कम लगेगा। ठीक है, और जितना कम डिस्टेंस होगा उतना फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा डिस्टेंस पे। ठीक है, चलिए अब ये आई मेरे पास दो इक्वेशन, देखिए मैंने दो इक्वेशन मार्क कर रखी है, ये पहली इक्वेशन बनी और ये क्या बनी, दूसरी इक्वेशन। सिंपल सी बात है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ द मैग्नीट्यूड, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हैं, डिस्टेंस ऑफ द स्क्वायर बिटवीन देम। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके इकट्ठा करके साथ में लिख दिया, तो दोनों को इकट्ठा करके कैसे लिखा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जिसमें Q1 Q2 क्या है, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, एंड व्हाट इज F, F इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस। ये फोर्स या तो अट्रैक्शन वाला हो सकता है या रिपल्शन वाला। चलिए, अब आप इतने टाइम से पढ़ते हुए आए हैं 9th क्लास से कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन कहाँ बदलता है, इक्वल्स टू में, और जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल्स टू में बदलता है वो अपने साथ क्या लाता है, एक कांस्टेंट, और यहां जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल्स टू में बदला तो कांस्टेंट आया k। तो आपके पास कूलम्स लॉ का क्या फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला कौन से लॉ का है, कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है। जब भी मैं आपसे पूछूं और जब भी मैं आपसे डिस्कस करूं, आपको तुरंत याद रहना चाहिए कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कूलम्स लॉ। The formula for the Coulomb's law is F is equals to K Q1 Q2 upon R square, जिसमें F है electrostatic force, Q1 Q2 are the stationary point charges and R is the distance between the two charges। अब चलिए इस कांस्टेंट की बात करते हैं, कौन से लॉ से निकला है ये, Coulomb's law से। यहां पे मैंने लिखा है where K is electrostatic force constant। कौन सा फोर्स निकाल रहे थे यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इस कांस्टेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और ये अगर ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है, और इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मैं आपको धीरे धीरे सब बताऊंगी क्या कैसे। K की वैल्यू है यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो साइन है ये E नहीं है, ये साइन होता है एप्सिलॉन, और जो मैंने इसके नीचे जीरो बनाया है इसको बोलते हैं नॉट, तो ये है एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या है बिल्कुल बताया जाएगा। ठीक है, अभी तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखिए कि K क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है तो कूलम्स लॉ क्या आ जाएगा, कूलम्स लॉ आ जाएगा F इज इक्वल्स टू, अब आप K की वैल्यू रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आपके पास कूलम्स लॉ की क्या वैल्यू आ गई। अब मैं जब भी आपसे पूछूं, चिंता ना करिए, मैं अभी आपको एप्सिलॉन नॉट भी बता रही हूं, पर आपसे जब भी मैं पूछूं कि कूलम्स लॉ क्या होता है, और जब भी हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ, आपको फॉर्मूला लर्न रहना चाहिए। फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, इट इज अ कांस्टेंट, यू कैन राइट इट K ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको मेंशन करना पड़ेगा कि K क्या है। K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो चलिए डिस्कस करते हैं। F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको अगर मैं K ले लूं फिर से तो ये हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब मुझे SI यूनिट निकालनी है किसकी, K की, तो मैं कैसे निकालूंगी, मुझे K की वैल्यू चाहिए, तो आप R को वहां भेज दीजिए। जब मैं R को वहां भेजूंगी तो कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक है, R को मैंने वहां भेज दिया, Q1 Q2 वही रह गए K के पास। अब K की वैल्यू के लिए Q1 Q2 को नीचे ले आइए, तो FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 इज इक्वल्स टू K। तो K की वैल्यू किसके बराबर आ गई, FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2।
फटाफट से एसआई यूनिट निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे के लिए? फोर्स की एसआई यूनिट देखिए यहाँ पे एफ आर स्क्वायर है, तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। रेडियस का स्क्वायर है, रेडियस हमने मीटर में लिया एमकेएस के अंदर, तो फोर्स की तो न्यूटन हो गई, रेडियस का स्क्वायर है तो रेडियस की यूनिट क्या होती है? मीटर, और मीटर का स्क्वायर मीटर का स्क्वायर, ठीक है। और Q1 Q2 चार्ज है, तो एक चार्ज की यूनिट थी कूलम, यहाँ पे दो चार्जेस है तो यहाँ पे आ जाएगा कूलम का स्क्वायर। तो K जो कांस्टेंट है ना, जो किसके बराबर है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। और ये मैंने निकाली कैसे? कुछ नहीं करा, मैंने Q1 Q2 को नीचे ले गई, R को इसके पास ले गई। फोर्स की न्यूटन होती है, रेडियस की मीटर, पर स्क्वायर है तो न्यूटन का मीटर स्क्वायर, और चार्ज की कूलम होती है, दो चार्जेस है तो कूलम का स्क्वायर। तो K की एसआई यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अब एक और चीज और सुनिए, K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो होती है, यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, और इसकी फिक्स वैल्यू भी है, अगर मैं वैल्यू निकालूं तो वो होती है 9 × 10⁹। तो K की वैल्यू यहां पर फिक्स है, जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी भी वैल्यू क्या है? 9 × 10⁹। और अगर एसआई यूनिट देखी जाए तो कितनी है? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस करा? कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ दिया था चार्ल्स ऑगस्टिन कूलम ने। दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस लिए, दोनों का डिस्टेंस बीच में कितना लिया मैंने? आर। ये दोनों चार्जेस या तो एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देंगे या फोर्स ऑफ रिपल्शन। इस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन इक्वल्स टू में बदला, तो एक कांस्टेंट आया जिसका नाम के किसके बराबर होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है जरूर बता रही हूं अभी, बस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी भी वैल्यू फिक्स है, जो है 9 × 10⁹, और एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, आप कहेंगे 9 × 10⁹, साथ साथ एसआई यूनिट भी लगाएंगे हम, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अब हमने ये कूलम्स लॉ का फॉर्मूला तो पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं कि इसमें जो ये एप्सिलॉन नॉट आया था ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस भी कह सकते हैं आप, और साथ साथ हम क्या यूज करेंगे? वर्ड वैक्यूम। वैक्यूम मतलब डिवॉइड मैटर, मतलब ऐसी जगह जहां पे मैटर नहीं है, खाली जगह। अब सवाल आता है कि एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी। अब इस वर्ड परमिटिविटी का मतलब क्या है? परमिटिविटी क्या होता है? परमिटिविटी का मतलब होता है एक मटेरियल के अंदर एक मटेरियल की प्रॉपर्टी जिसके थ्रू वो खुद के अंदर क्या डेवलप करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। जब उसको कौन से फील्ड में रखा जाए? इलेक्ट्रिक फील्ड में। जब भी एक मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो वो अपने अंदर क्या लेके आता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। कितनी एनर्जी वो डेवलप करता है? कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी। वो कहलाती है उसकी परमिटिविटी, ठीक है। फिर से बता देती हूँ परमिटिविटी का मतलब क्या है। परमिटिविटी का मतलब होता है एक मटेरियल अपने अंदर कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी लेकर आएगा जब उसको कहाँ रखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड में। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। वापस से बता देती हूँ, परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच इट possesses इलेक्ट्रिक एनर्जी व्हेन इट इज प्लेस्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी किसी मटेरियल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो अपने अंदर कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी लाता है, वो कहलाती है उसकी परमिटिविटी, ठीक है। तो यहां पर भी क्या रखा हुआ था? ये चार्जेस थे, चार्जेस के चारों कौन सा फील्ड था? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एप्सिलॉन नॉट किसकी परमिटिविटी है? खाली जगह की। अभी तो यहाँ पर हमने यहाँ पे किसकी परमिटिविटी ली है? वैक्यूम की, ठीक है। ऐसे एप्सिलॉन भी एक, जैसे यहाँ मैंने लिया एप्सिलॉन नॉट, वो तो किसकी परमिटिविटी थी? फ्री स्पेस और वैक्यूम, खाली जगह की। ऐसे एक होता है सिर्फ एप्सिलॉन, मैं आगे पढ़ाऊंगी मेरे वीडियोस में। एप्सिलॉन नॉट नहीं लगाया, सिर्फ एप्सिलॉन, वो होती है परमिटिविटी मीडियम की। जब एक मीडियम कौन सी फील्ड में रखा जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो अपने अंदर कितनी क्या डेवलप करे? इलेक्ट्रिक एनर्जी। मतलब एक मटेरियल अपने अंदर कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी डेवलप करेगा जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, वो कहलाती है उसकी परमिटिविटी, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। CGS
एमकेएस सिस्टम में एमके आपने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा है 11th क्लास में। तीन टाइप के होते हैं सिस्टम हमारे। एमकेएस में तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम, ठीक है। सीजीएस सिस्टम के अंदर चार्ज की यूनिट होती है स्टैट कूलम, ठीक है। और 1 कूलम किसके बराबर होता है? 3 × 10⁹ स्टैट कूलम, ठीक है। तो 1 कूलम किसके बराबर है? 3 × 10⁹ स्टैट कूलम के। सो एमकेएस में तो कूलम एंड सीजीएस में चार्ज की यूनिट क्या बन जाती है? स्टैट कूलम। अच्छा, जैसे 1/4πε0 की वैल्यू किसके बराबर होती है? 9 × 10⁹ के बराबर। वैसे ही एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, मतलब जो परमिटिविटी है किसकी? वैक्यूम की, उसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स वैल्यू है 8.85 × 10⁻⁻12, ठीक है। अब वहां ऐसा यूनिट नहीं लगाई मैंने परमिटिविटी के आगे। निकालने का बहुत इजी तरीका है, अब थोड़ी सी बुद्धि चलाने की बात है यहाँ पर। जब k की वैल्यू, k किसके बराबर है? 1/4πε0। के ऊपर है, एप्सिलॉन नॉट कहाँ है? नीचे है। दोनों एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मुझे एप्सिलॉन नॉट की ऐसा, क्योंकि देखिए 4 तो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, इन दोनों के पास तो 4 और पाई के पास तो कोई ऐसा यूनिट नहीं है, तो एप्सिलॉन नॉट की एसआई यूनिट किस पे डिपेंड करेगी? के पे डिपेंड करेगी। तो जो के की एसआई यूनिट होगी उसका उल्टा कर दीजिए, क्योंकि एक दूसरे के क्या है? ये ऑपोजिट है, ऊपर नीचे है ना। तो जो के की एसआई यूनिट होगी वही किसकी होगी? एप्सिलॉन नॉट की, पर कैसे? रिवर्स ऑर्डर में। के की क्या थी? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो बुद्धि चलाइए, एप्सिलॉन नॉट की कितनी हो जाएगी? उल्टा कर दीजिए, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो वहां अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 × 10⁻⁻12, तो ऐसा यूनिट आ जाएगी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस पूरे वीडियो में मैंने आपको क्या बताया आज? सिर्फ और सिर्फ कूलम्स लॉ, कि कूलम्स लॉ क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट दैट इज जो हमारी परमिटिविटी है। प्लीज ये वीडियो दोबारा देखिए और अच्छे से देखिएगा ताकि आपको कूलम्स लॉ समझ में आ जाए। अगले वीडियो में हम बहुत सारी डेरिवेशंस करने वाले हैं जिसमें बार बार कौन सा लॉ यूज होगा? कूलम्स लॉ। अगर आपको इस वीडियो में कोई सी भी प्रॉब्लम है आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच।